नमस्कार दोस्तों। कई मुद्दों के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में अग्रवाल जी के साथ डिस्कशंस किया है। आपने देखा कि बिल्कुल ही एक बेबाकी से अपनी चीजों को सामने रखते हैं। एक मुद्दा था जिसके ऊपर हमने बात शुरू करी कि जो भारत में हो रहा है। हमने देखा कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फेल हो चुकी हैं, हमेशा पैसे मांगती रहती हैं। वो होती है कि मुझे बेल आउट कर दीजिए, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई स्टेट्स हैं जहां पर ये हालत हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी स्टेट्स जो है वो सारी भंगड़े डाल रही हैं और जो कांग्रेस की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो नीचे गिरी पड़ी हैं। सबके अंदर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये बेकार हो गया है, टूटा फूटा पड़ा है। इसका हल क्या है? तो आज क्वेश्चन है दिमाग में कई लोगों ने मुझे मेरे से पूछा है और नरेंद्र अग्रवाल जी ने भी पूछा कि डू वी नीड स्टेट गवर्नमेंट्स? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की रेलिवेंस आज की डेट में है, जब मोदी जी हर चीज तो खुद ही करते जा रहे हैं? कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट्स को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सेंटर से पैसा निकलता है, लोगों की जेब में चला जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? इतना बड़ा तामझाम लेकर हम चल रहे हैं, क्या ये हमें सर्व भी करता है? तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे अग्रवाल जी से। सो नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यार थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे पूरा कंट्री चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया, ये इररेलेवेंट हो चुका है? ये सिस्टम ही हमें उखाड़ कर फेंकना चाहिए। कल आपने एक बड़ा ही जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी एक आइडिया दिया था कि बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस की तो जरूरत ही नहीं है। अगर वो मिल जाते हैं ना, तो वहां से कोई लोग यहाँ पर ट्रांसफर होकर हमारे पास आएंगे, ना हमें तंग करेंगे ना हम तंग होंगे। उसको उसको मर्ज कर देते हैं। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी क्या कहना है सर आपका? इस पे प्रश्न को 4-5 तरीके से लेना बहुत जरूरी है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है, एक नेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, और एक लोकल एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस क्या है। 3 तलों पे तो कम से कम लेना पड़ेगा। चौथा तल आता है कि भारत की मानस, भारत का तासीर इस पे क्या कहता है। तो इसको अगर ग्लोबली अगर पहले हम देखें तो पीछे कोविड के पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा चली और उसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डरलेस स्टेट हो, वन करेंसी हो, वन लैंग्वेज हो, ब्ला 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 ब्ला। ये बहुत बड़ा नारा हुआ। ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट देखें तो उनका रिलेवेंस अपने आप ही खत्म हो जाता है। वन स्टेट, इवन कंट्री का रिलेवेंस भी खत्म हो जाता है। हम्म। इस प्रयासों पे अगर हम देखें तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हालांकि संभव नहीं है। वो इसलिए कि पूर्व में 2 प्रयास हुए पूरे इतिहास में। पहला श्री राम ने किया, जो अश्वमेध यज्ञ किया युद्ध जीतने के बाद रावण में, गुरुओं के कहने से वो उनके बेटे ने ही रोक दिया। तो जो संवाद आता है उसमें राम कहते हैं कि आगे आने वाली संतति हमारी बात माने ना माने। दूसरा, हम क्या भविष्य में आज ही पूरा सेट कर देंगे तो भविष्य खत्म हो जाएगा। जो भी अपनी पराकाष्ठा या उसको पहुंच जाता है वो चीज खत्म हो जाती है, जैसे डायनासोर वगैरह। दूसरा आया कृष्ण के जमाने में, युधिष्ठिर ने शुरू किया अश्वमेध यज्ञ। तो कर्ण और कृष्ण के बच्चों ने वो अश्वमेध यज्ञ रोक दिया। कृष्ण ने भी कहा कि बाद में ये संभव नहीं है कि पूरी दुनिया हमारी बात माने। सम्मान कर सकती है बट मौलिक रूप से जियोग्राफिकली डिस्टेंस और डिफरेंस के कारण अलग अलग राज्य हो सकते हैं। तो ये 2 प्रयास हुए। तो एक ट्रेडिशन कहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो थीम है, जिसमें बॉर्डरलेस स्टेट या इररिलेवेंस ऑफ कंट्रीज, इवन स्टेट की तो बात ही छोटी है, वो संभव है। दूसरा एक उदाहरण आता है, गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य लिखी और उन्होंने कहा ग्राम इज कंपिटेंट यूनिट। तो इस पे विनोबा भावे ने लिखा कि ग्राम स्वराज कितना रिलेवेंट है नहीं है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट, आत्मनिर्भर यूनिट होगी और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जिसमें एक नेशन कड़ी के रूप में होगी। ये विनोबा भावे का ये काफी रिलेवेंट मुझे लगता है। दूसरा रिलेवेंसी लगता है कि पिछले 4-5 हजार वर्षों में जो डेवलपमेंट हुए, तो पहले छोटे छोटे विलेज राज्य होते थे, फिर आपस में लड़े बड़े राज्य बने, फिर रिवर स्टेट बना, फिर राजाओं का हुआ प्रिंसली स्टेट बना, फिर जियोग्राफी कम प्रिंसली स्टेट्स बने, और आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं उसमें जियोग्राफिकल है, प्रिंसली है, सब मिक्स है। और कोई कंट्री आज ये नहीं कह सकती कि हम फुली
इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट है। अगर चाइना माल बनाता तो उसको मार्केट चाहिए भारत जैसा, और भारत इनपुट प्रोवाइड करता है। तो ऐसा बहुत सारा इंटरडिपेंडेंसी वर्ल्ड में चल रही है। तो ये दूसरा आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इंटरडिपेंडेंस बनी रहे और एक अलग तरीके का सिस्टम आए जो फाइनेंशियली वायबल हो। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जो हम शायद पहले दिन किए थे, कि अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो एक किसी भी एम्प्लॉय ने या किसी भी आदमी ने 100 रुपये कमाए तो उसका लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, धर्म क्या कहता है, समाज क्या कहता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसमें देखा था कि 100 रुपये कमाए तो 25 पैसे, 100 रुपये में 25 रुपये माता पिता, 25 रुपये बेटा बेटी, 25 रुपये हस्बैंड वाइफ, 25 रुपये समाज और सरकार। तो इसमें समाज का हिस्सा विच इज लोकल गवर्नमेंट 12% आता है और नेशनल गवर्नमेंट का 12 आता है। नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि इंटरनेशनल एड भी करे, इंटरनेशनल सिनेरियो को देखे। लोकल गवर्नमेंट का होता है कि आसपास के गांव को। इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक थर्ड यूनिट आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल की, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर किसी के 2 के 3 संतानें हैं तो 12 की जगह 8 मिलेगा, 4 हो गए तो 6 मिलेगा। तो वो कहते हैं कि एक ऑप्टिमम चीज होनी चाहिए, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। मल्टीपल वाइफ या मल्टीपल हस्बैंड्स होने की जरूरत नहीं है, अगर होंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो इसलिए एक शादी का नॉर्म है कि पैसा 12% मिले। ऐसे मल्टीपल मदर फादर हो तो कम हो जाएगा, ऐसे ही मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये लोकल, जो भारत का तासीर पुराना था, उसमें कहते हैं कि 2 यूनिट, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ये एक चीजें हैं। लोकल, सारा लोकल इश्यूज देखें, लोकल सिक्योरिटी, फूड, वाटर, एंटरटेनमेंट, इवन लोकल जस्टिस, एजुकेशन, फिर डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ये लोकल। नेशनल गवर्नमेंट के रूल बनते हैं, एक ब्रॉडर कनेक्टिविटी रखे, लैंग्वेज रखे, फिर सिक्योरिटी रखे, इंटरनेशनल रिलेशंस रखे, ये मेजर इशू। डिजास्टर्स मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक डिमांड। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कहीं आता ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो बेसिकली क्रिएशन है लोगों का कि ये आपस में बटे रहें। अगर भारत को कि भारत शुरू से ही अगर मंदिरों में जाए तो एक प्रार्थना आती है जिसे एंड में स्पेशल प्रेयर में, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। हर कथा के बाद पंडित जी संकल्प दिलाते हैं और उसमें प्रार्थना होती है, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, दिल्ली नगरे, राजेंद्र नगर, और वो अपना अपना कि ये बंदा है। तो वो भारत को एक खंड मानते हैं, भारत को खंड खंड नहीं मानते हैं। तो वहां पे डिवीजन है ही नहीं, रिपब्लिक है, फेडरल नहीं है, पहले। दूसरा, अगर इसमें फिर लेटेस्ट इशू देखें, गांधी जी की फिर किताब का नाम लेंगे, हिंद स्वराज, जिसके चैप्टर रेलवे में ही ट्रैवल्ड एंड उसमें वो लिखते हैं कि इंडिया इज वन विच इज डिवाइडेड बाय ब्रिटिशर्स। ट्रेडिशनली इंडिया वन है और वो पूरा एक मानस लगता है। लैंग्वेज अलग है, चूंकि हम प्लेटर में बहुत सारी चीजें परोसते हैं, लैंग्वेज है, खाना है, कपड़े हैं, डांस है, अलग अलग चीजें, घाटियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है, नदियां हैं, तो इसलिए अलग अलग लगता है, बट वी आर वन। तो ये गांधी जी का लेटेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट हमने बता दिया। तो दोनों कहते हैं कि भारत एक खंड है। जो हिंदू धर्म है या हिंदू कहलाते हैं, वो हिंदू नदी, हिंदू कुछ पर्वत और हिंद महासागर के कारण जो भी इस इलाके में रहते हैं, इस बीच में सिंधु नदी, हिंदू कुछ पर्वत और हिंद महासागर के बीच का जो एरिया है वो हिंदू कहलाया। जैसे जुडाइस का है तो वो जुड़ा पर्वत के पास जो लोग रहते थे वो जुडाइस में कहलाए। तो ये एक ट्रेडिशनली बनता है कि ये एक लैंड है जो यूनाइटेड रहा। अब तीसरे तरफ आए कि भारत स्वतंत्रता के पहले 550 करीब प्रिंसली स्टेट थे जो स्वेच्छा से भारत में बोले, एक आध दो को छोड़ के। तो अगर यूनियन होता तो 550 का होता, अगर यूनियन फेडरल बोलते तो 550 का होता। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने क्रिएट किए हैं 28 स्टेट। इट इज नॉट यूनियन बिकॉज ऑफ विच इंडिया गॉट फ्रीडम, बिकॉज उनका जैसे यूएसएसआर था, वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब मिले और एक यूनिट सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया।
या जैसे यूएसए है 52 स्टेट्स हैं, ऐसा इंडिया में नहीं था। जो प्रिंसली थे वो मिल गए, 28 तो आपने बनाए हैं। तो ये लॉजिकली इट्स नॉट यूनियन, इट इज नॉट फेडरल, इट वाज वन। अब किसके कहने से, किसके दबाव से, या किसका ज्ञान ज्यादा चला, ये एक मुद्दा हो सकता है। बट लॉजिक ये कहता है कि अगर आपने देश को धर्म के आधार पर बांटा और राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा तो बहुत दिक्कत होगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली बांटना है, दैट इज सेपरेट इशू। तो जैसे अंग्रेजों के जमाने में मुंबई था, मद्रास था, ऐसे कलकत्ता था, ये स्टेट कहलाती थी, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव। अब दिक्कत ये हो गई कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, तेलंगाना भाषा के आधार पर बटे हुए, तो इनके बीच में इनबॉर्न एनिमिटी आ गई है, या सुपीरियरिटी अपने आप की शो करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक अननेसेसरी क्लैश क्रिएट हो गई है, जो कि बहुत खतरनाक है। एक तो ये चीजें आ गई, ये एक देश को आगे बढ़ाने में, होमोजेनिटी में ये एक बाधक है। तीसरा, पैसे का हम बोल ही चुके हैं। फिर आज स्थिति ये है कि सफाई का नारा भी प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इतने अक्षम हो गए हैं कि बाथरूम बनाने की बात, सफाई की बात, खाना खिलाने की बात अगर प्रधानमंत्री को करना, व्हाट फॉर स्टेट इज, उसके बारे में सोचता नहीं। फिर चुनाव में इतना पैसा खर्च करने लगे हैं लोग कि एक एमएलए का चुनाव में एक सीरियस पार्टी महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक पार्टी के। तो कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, नेशनल कांग्रेस है, 40 करोड़ तो इनके खर्च हो गए सीरियस, बाकियों के भी 2-2, 4-4। तो 300 अगर विधायक हैं तो आप सोचो कि 3000 करोड़ तो ये ब्लैक में चला गया। ऐसी 4200 एमएलए हैं देश में, तो आप हर 5 साल में 40,000, 50,000 करोड़ रुपए ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी कहाँ से? फिर आप कहते हैं देश गरीब है, और 28 फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, 28 फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे हुए, इसकी जरूरत ही नहीं। अब इशू आता है कि चूंकि पॉलिटिक्स है, कंपल्सन है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो आपको कुछ रेवड़ी बांटनी है, तो भाई तू पार्षद बन जा, तू एमएलए बन जा, तू एमएलसी बन जा, तू सरपंच बन जा। ये एक चीजें चल रही। इसका हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं कि ये लें। हम सबमिट कर रहे हैं शायद इसके बाद में, तो ये एक इरेलेवेंस हो गए हैं कि एक सेंटर गवर्नमेंट हो और एक लोकल बॉडी हो जो ये सारी चीजें चलाए, कि हाँ ये एक चीज गवर्नमेंट में इतना पैसा है, तब जाके चीजें चल सकती हैं। अदरवाइज बट सर, आपको नहीं लगता कि अगर हर चीज सेंट्रलाइज होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की इररिलेवेंस हो जाएगी, तो मैनेज कैसे किया जाएगा? अभी तो जो बड़े स्टेट्स होते हैं उन्हें ही मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वहां पे एक एक सीएम, दो दो उप सीएम, जिसको डेप्यूटी सीएम बोला जाता है, उसके बाद भी बड़े स्टेट्स मैनेज नहीं हो पाते हैं। आपको नहीं लगता जैसे यूपी था, बहुत बड़ा था, उसके बाद जब उसको तोड़कर 2-3 स्टेट्स बना दी गई, जो उत्तराखंड अलग से निकल गया, है ना? तो आपको नहीं लगता जैसे वो जो छोटे स्टेट्स आते हैं उनको हैंडल करना और आसान हो जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसीज बनती हैं? आपको नहीं लगता कि सारा कुछ सेंट्रलाइज करने की बजाय अगर ऐसा रहे तो ज्यादा बेटर है? यस, तामझाम बड़ा हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैनेजमेंट भी तो इजी होती है। ये एक लॉजिक 90s के दशक में चला, और तब बहुत सारे स्टेट्स बने। फिर एक द्वारा चला तो उसमें उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये बने। बट 20 वर्षों के, 15 वर्षों के अनुभव के बाद कहते हैं कि एक्सेप्ट सेक्रेटरीट, एक्सेप्ट वन हाई कोर्ट, सम रोड्स, जनता को कुछ नहीं मिला। जनता को जो मिलता था उससे ज्यादा गरीबी हो गई। जैसे बिहार और झारखंड में देखें तो झारखंड रिसोर्सेज ले गया, बिहार में चीजें अलग हो गई और हालत खराब हो गई। छत्तीसगढ़ और एमपी में देखें तो चीजों को आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई है, जनता की सहूलियतें नहीं बढ़ी, जनता का गरीबी का पैमाना और बढ़ गया। अगर जनता की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा है, तो जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव। और आज जब कंप्यूटर आ गए हैं, जब ऑनलाइन चीजें होने लगी हैं, तो जैसे 28 को मैनेज करना है, वैसी 742 डिस्ट्रिक्ट हैं, 742 डिस्ट्रिक्ट को किया जा सकता है।
इसमें एक और सबमिशन है कि कैसे रेलवे है, 16 जोन है, कुछ और पब्लिक सेक्टर है जिसके 8 या 10 जोन है, ऐसे जोनल ऑफिस बनाए जा सकते हैं फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन। बट पूरा का पूरा एक सीएम, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, कि एक ही देश में 2 देश हैं, एक ही देश में 28 देश चले जा रहे हैं। तो एक बाहर से जो आदमी आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया, अभी तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आए थे, इज इट डिफरेंट कंट्री? तो जो बाहर से आता है परसेप्शन, वो एक चीज है। अब इसमें होता क्या है कि जो कंसल्टेंट्स हैं या बाहर के लोग हैं, उनका मोनोपोली चलता है, उनको बिजनेस में। तो एक बेसिक जो नॉर्म आपने सुना हो, मटेरियलिस्ट कॉम्प्लिकेट्स द रूल बुक, डिवाइड्स द रूल बुक, डिवाइड्स द टेरिटरी। तो जितना ज्यादा चीजें डिवीजन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पहले एक डॉक्टर होता था, अब उसमें आंख का अलग हो गया, कान का अलग हो गया, नाक का अलग, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और खर्चा बढ़ता है। एक डॉक्टर कहता था पहले भी उतनी हड्डियां थी शरीर में, कोई बड़ी नहीं है, उतनी ही आंखें थी, उतना ही सब चीजें थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी, आराम से ज्यादा स्वस्थ रहते थे, एक्सेप्ट बीच में कुछ समय। तो उसका जरूरत नहीं है, हमको रिवाइवल करना है। अब यहाँ ट्रेडिशनल अगर भारत को देखें तो एक दो चीजें और भी हुई। एक चाणक्य जी आए, तो चाणक्य वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, भारत उनका सम्मान कर, लेकिन जो चाणक्य के जमाने में नियम थे वो आज शायद काफी इरेलेवेंट हो गए। जैसे चाणक्य का एक था कि अगर राज्य के पास पैसा खत्म हो जाए तो दूसरे राज्य से लूट लाए, उससे अटैक करके उसको छीन। इसको विदेशियों ने काफी लिया और आज कई कंट्रीज ऐसा ही कर रही हैं, किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करती हैं, वहाँ वार कराती हैं, झगड़ा कराती हैं और अपने झगड़े का पैसा भी ले आती हैं कि आपकी वजह से, इराक की वजह से मेरा इतना खर्चा हुआ, मुझे वापस, और वो कंट्री बैंकरप्ट हो जाती है। तो ये एक चाणक्य का हुआ। दूसरा चाणक्य जी कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मस्य, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है। ये चाणक्य का फेमस श्लोक है और उसको बहुत लोग बोलते हैं। उसकी वजह से हुआ क्या, राज्य ने एक्स्ट्रा पावर एक्वायर कर ली। सुखस्य मूलम धर्म से, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य, और राज्य का मूल वह राजा है जिसने इंद्रियां जय की। अब ये कौन देखेगा कि इस राजा ने इंद्रियां जय की है या नहीं किया, उसका तो कोई पैमाना है नहीं। कितने राजा आए 2500 वर्ष में, लगता नहीं कि किसी ने इंद्रियां जी की हो, एक आध दो ही कोई बिरले आए हो, तो मुझे ज्ञान नहीं है कि जिन्होंने इंद्रिया जय की हो। इससे लेकिन राज सत्ताओं को असीम पावर मिल गई। तो आज अगर देश में देखें तो 28 पावर सेंटर प्लस एक सेंटर पावर सेंटर हो गया। इतने सारे एक देश में पावर सेंटर होने से जनता परेशान हो। चाणक्य के चीज काउंटर करने में गीता में कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। यहाँ वो नहीं कहते हैं कि राज्य को फिर से स्थापित करना, धर्म को स्थापित करना है। गीता में, रामायण में धर्म ही मूल है, धर्म का कोई मूल नहीं है। धर्म मूल है, उसी से सब चीजें चलती हैं, उसी की संस्थापना करनी होती है। तो ये एक गीता में कंट्राडिक्ट। तो भारत को इस पूरे की पूरी कवायद से 3000 वर्षों के जितने भी नियम है, इससे ऊपर उठ के जो राम राज्य की बात करते हैं, तो राम के समय कैसा राज्य था, तो जो हमने निवेदन किया है, जितना हमने जाना है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, बीच में स्टेट्स नहीं थे। कृष्ण ने जो स्थापित करने की कोशिश की धर्म की, वो इसी तरह से की, एक लोकल एक नेशनल, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जब मैं सबमिट कर रहा हूँ 12% उसी तरह से सबमिशन था, राम के राज्य में भी, कृष्ण के राज्य में भी। आज अगर हमको रिवाइव करना है तो ये दो चीजें करनी होंगी, तब हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी कवायद है, हो सकता है संसद से ना हो, तब जनता को शायद रेफरेंडम पे जाना पड़े, ऐसा एक लगता है कि हाँ सर। लेकिन उस देखिए अभी जो चाइना है, चाइना के अंदर भी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं। रीजन बीइंग कि उन्हें अपनी जेब भरनी होती है।
जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसको वो लगता है कि हमने अपनी कंट्री की छवि को कैसे इंक्रीज करना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है। लोकल गवर्नमेंट जनरली करप्ट होती हैं, यहाँ पर भी जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बैंक हो गई। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया है कि आपके पास जो ऑटोनॉमी है, आप वो रखना चाहते हैं तो आप मैनेज कीजिए, पैसा आपके पास था, आप ही ने जनरेट किया, आप ही ने लॉस किया है, अब आप अपना यू क्लीन योर बैक साइड। अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आपको अपनी ऑटोनॉमी छोड़नी पड़ेगी, आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी मुझे अपनी वापस कर दीजिए, मैं आपको पैसा दे देता हूं। तो इस तरह से जो शी जिनपिंग है वो जो स्टेट्स की अथॉरिटी है उसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं और अपने सेंटर में वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट या कह लीजिए दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला भारत में नहीं चालू चालू हो सकता? जब ऐसा ऐसा इनकी पावर्स कम हो जाएंगी उसके बाद हो सकता है ये इतना इरेलीवेंट हो जाए कि लोग ही उखाड़ कर फेंक दे कि हमें स्टेट्स की जरूरत ही नहीं है। कुछ डिसीजन हाँ या ना में लिए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश परफेक्शन में नहीं होती। दूसरा चीज ये है, एक हम्म। परफेक्ट सिस्टम बनता है वो परफेक्ट होता है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती वो कोलैप्स होता है सीधा सीधा। अब उसका ज्ञान हमें इसलिए नहीं कि युग परिवर्तन हुआ कि राम के जमाने में कैसा था, कृष्ण के जमाने में, तो कई लोग इसको माइथ बोलते हैं, कई इतिहास बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप खंगालते जाएंगे, अपना ओरिजिनल क्रिएट करेंगे, तो ये देखेंगे परफेक्ट सिस्टम था। इसमें टैक्स कलेक्शन लोकल गवर्नमेंट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती थी। तो उनको पता था कि नरेंद्र अग्रवाल कितना पैसा कमाते हैं और उसका 12% मुझे मिलना है। लोकल गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर कि ये अपने माँ बाप को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट विल एंश्योर कि बच्चा बच्ची पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। And then whatever local government will take from me, the same they will give to central government, national government. It is not the national government जो आज देती है स्टेट एलोकेशन, वैसा नहीं है, ये रिवर्सल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द लोकल गवर्नमेंट। और यहाँ फेथ इंपॉर्टेंट होता है कि अगर फेथ मेंटेन्ड हो तो चीजों को चलाया जा सकता है। तो जो दुनिया में आक्रमण करते हैं, सबसे पहले फेथ और फेथ सेंटर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कि जैसे हम मान लो आज इंग्लैंड पे आक्रमण करें, तो हम वहाँ का जो फेथ सेंटर है, चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, उसको डिस्ट्रॉय करें और एक नया रिलीजन वहाँ पे एंटरटेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे भारत में अभी आया तो फेथ। तो जब फेथ खत्म हो जाता तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मंदिर सिर्फ पूजा करने के, भीख मांगने के भगवान से, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। पुराना देखेंगे तो मंदिर वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था और सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी था। जितना एक्स्ट्रा पैसा है, तो केरल में तुम देखोगे कुछ मंदिरों में इतना सोना मिला क्योंकि वो लोकल कलेक्शन जो था वो मंदिर चलाता था, सेंटर था, वो लोकल गवर्नमेंट थी बेसिकली, मंदिर में प्रार्थना कर। तो लोकल गवर्नमेंट पे इतना भरोसा था कि ये चीजें चलाएंगे और वो फेथ सेंटर हो सकता, वो किंगडम का, राजा का राजकोष में, वो जनता के बीच में पैसा रहेगा। तो इस तरह से चीजें चलती थी, वैसा चलाने की जरूरत है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि धर्म का पुनर्स्थापना, लोकल गवर्नमेंट की पुनर्स्थापना की जरूरत है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी कवायद की जरूरत है। और आप पूछ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हाँ, इस चर्चा तो हो रही है कम से कम। देखिए, ये चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि भाई जैसे आपने बोला, हमें स्टेट गवर्नमेंट तो मिली लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का फायदा आम पब्लिक को नहीं हुआ, यही अमीर बनते गए। अब जो 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़ लगाकर अगर वो एमएलए एमपी बन रहे हैं तो उसको रिकवरी भी करना है, उसको उसको अगले इलेक्शंस के लिए पैसा भी इकट्ठा करना है, तो करप्शन तो यहीं से बढ़ना शुरू होता है। सर ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट इरेलीवेंट है, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी भी है। हमने देखा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, जहां पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें पैसा ज्यादा मिलता था, बीजेपी स्टेट्स को पैसा मिलता ही नहीं था, कोई सपोर्ट ही नहीं था। अभी बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट है तो बिहार और आंध्रा को इतने पैसे मिल गए, बाकी तो मुंह ताकते रह गए कि हमें भी कुछ मिलेगा, रेबड़ी नहीं दी गई क्योंकि गवर्नमेंट चलानी है। तो जो ये सारा कुछ है इससे भी तो एक इम्बैलेंस पूरे कंट्री में आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिस्कनेक्ट होने के कारण। यहाँ पे थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक तो नहीं हो जाएगी ऐसे करने से जो हम सबमिट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब
पूरी दादागिरी नेशनल गवर्नमेंट की होगी, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन इसकी संभावना इसलिए नहीं है कि टैक्स कलेक्शन लोकल गवर्नमेंट से होगा। नॉट सेंट्रल विल बी कलेक्टिंग टैक्स, लोकल गवर्नमेंट विल बी कलेक्टिंग टैक्स। तो जो टैक्स का पैसा जिसने पहले लेना है, पैसा तो उसके पास आ ही जाएगा। तब आप कहोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप बिहार में पटना ने कलेक्ट किया, या मुजफ्फरनगर ने, या सीतामढ़ी ने, या दिल्ली ने, बॉम्बे ने, वो पहले अपने देखेगा फिर आगे भेजेगा। तो अपना तो मिल गया, आप सेंटर से मिलने का मतलब ही नहीं, हम दे रहे हैं आपको तो आपसे हमें लेने का मतलब नहीं। तो दादागिरी का तो सवाल उठता नहीं है कि सब को एग्जिस्टेंस रहता है। फिर जब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं तो सेंटर का जो वेट है, जो सैलरी का वजन है, वो लोकल गवर्नमेंट उठाता है। जो पहले दिन हमने बात की थी कि जैसे ही ये लोकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी लोकल गवर्नमेंट देखेगी, तब सेंटर का काम सिर्फ सेंटर का है। तो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है वो लोकल गवर्नमेंट देखेगी। तो बहुत सारी चीजें का बॉर्डरेशन खत्म हो जाएगा कि आप पूरा यूपी देखना है ना, यू विल लुक एट लखनऊ, झांसी, कानपुर, अलग अलग देखना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरह से तुम कहोगे कि अभी तो 28 स्टेट है और फिर 742 स्टेट की तरह हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि कॉमन कनेक्ट है। टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जब एक बना रहता है, पैसे का लेन देन घर में बना रहता है, तो एवरीबडी टेक केयर ऑफ अदर। कोई मोनोपोली बदमाशी की किसी की नहीं है, सबको बदमाशी आती है और सबको ईमानदारी आती है। अगर कोई कहे कि आप ज्यादा बदमाश हैं तो ये बेकार है, या आप ज्यादा गुंडे हैं, नहीं, तो गुंडे और भी सर हैं, सारे लोग हैं। चलिए अब इसको हाँ, थोड़ा देखिए। डिस्कशन को और लेके चलते हैं, एक एक और एंगल से देखते हैं कि जैसे कई जिसको हम बोलते हैं कि एरियाज होते हैं, बड़े ही पिछड़े हुए एरियाज हैं, और वहां पर तो पॉपुलेशन भी कम है, वहां पर जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम आएगी, तो वो तो कभी भी उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन ही नहीं है टैक्सेस की। तो यहाँ पर अभी क्या होता है कि जब एक कलेक्टिव पूल में पैसा आता है, तो फिर जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर दिया जाता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। उस तरह से क्या होगा कि जैसे बॉम्बे का एक जगह है, वहां पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा आती है, क्योंकि सभी के जो मल्टीनेशनल कंपनीज है सभी के ऑफिसेज वहां पर हैं, गुड़गांव में है, वहां पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। तो बिहार में जो एक पिछड़ा हुआ एरिया है या झारखंड है, वहां पे तो पैसा जाएगा ही नहीं। तो फिर ये नॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा, एक इक्वालिटी कैसे रहेगी पूरे देश में? पॉइंट वैलिड है। इस पॉइंट को दो तीन तरीके से लेते हैं। अगर आज बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो कम से कम बिहार पॉल्यूट तो नहीं ही करता है, नंबर वन। और दूसरों का पॉल्यूशन झेलता है, ठीक है। अगर पेड़ राइट। लगा लेगा तो हो सकता है कि वो ग्रीन एयर और फ्रेश एयर भी भेजे, जैसे छत्तीसगढ़ है। तब हम चीजों को एक रीअलाइन करते हैं कि किस चीज की कितनी कॉस्ट है। फिर दूसरा, जैसे घर में होता है कि एक बच्चे की तबीयत खराब है या बच्चा छोटा है 6 साल का, तब एक चीजों को, हाँ, कि इस बच्चे को हम संभालेंगे। तब पुराने जमाने में कि हाँ, इसको ओन मैं करूंगा, इसकी जिम्मेदारी, जैसे अभी पीछे हुए कि गांव लोगों ने ओन किए हैं, तब कोई कह सकता है कि भाई पटना में डेवलपमेंट देखूंगा, या कोई बड़ा बिजनेसमैन कह सकता है कि नहीं, ये 5 इलाके मैं देखूंगा, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। तब नेम और फेम होगा, बिजनेस का नहीं होगा। नेम और फेम के लिए लोग जाएंगे कि हाँ, ये इलाका इनका। तो कंपटीशन जो आज पैसे का है, वो कंपटीशन सर्विस का हो जाएगा कि हाँ, ये सर्विस अच्छी है, इनकी सर्विस अच्छी है। तो उस तरह से चीजें होंगी कि डेवलपमेंट, तब डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है। और जैसे हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम पैर को छोड़ थोड़ी ना देते हैं, उसको पहले ज्यादा पैसे देते हैं और सब मिलके देते हैं। सो दिस इज हम्म। लाइक डिसास्ट्रस मैनेजमेंट नहीं, बट इस क्राइसिस मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो क्राइसिस में एवरीबडी कम्स टुगेदर, और वो एक हम्म। फीलिंग आती है कि हाँ, ये हमारा है। तो वननेस का जो फीलिंग आता है वो है। इसमें लास्ट चीज में अगर बोलूंगा कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात हवा में नहीं करता, और उसको फील करता है कि हाँ, हम जुड़े हुए हैं। जो कोविड ने प्रूव भी किया है कि हाँ भैया, कोई भी बीमार हो जाएगा, चाइना में एक आदमी बीमार होगा तो भारत में नरेंद्र अग्रवाल के बीमार होने की संभावना पूरी है। जानवर भी बीमार होगा, अगर कोई चील कौआ कहीं बीमार होगा तो वो भी बीमारी फेंक सकता है। गाय भी कहीं होगी तो ये बीमारी ग्लोबली आ सकती है, क्योंकि हवा और पानी तो जुड़े हुए हैं, स्पेस जुड़ा हुआ है। तब एक वसुधैव कुटुंबकम में हम देखते हैं कि सब खुश रहे। एक ये सेल्फ इंटरेस्ट है
कि हाँ, आप चाइना में लोग ठीक रहेंगे तो भारत में ठीक रहेंगे, तो आई विल ट्राई कि चाइना में ठीक रहे। तो हम जितना भी ज्ञान है, जितना भी मेरी समझ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इसको ट्राई करो आप भी। सी चिनपिंग जी, ये एक मॉडल, आप बहुत ताकतवर हैं, ये मॉडल भी ट्राई करो। जनता को भी कहेंगे कि देखो भाई, भाईचारा जरूरी है, भाई बहन जरूरी है, इसको आप ट्राई करो, यू डोंट नेगेट इट बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोसी खुश रहेगा तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। आज थोड़ा जमाना बदल गया कि पड़ोसी दुखी रहेगा तब हम खुश रहेंगे, तो हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा। भारत ये नहीं मानता है, एक होमोजेनिटी मानता है भारत। तो एक तो यह है कि मजबूरी है कि हम बीमार ना हो। दूसरा, हम कहते हैं कि रिश्तेदारी इतनी होती है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि आपके मामा जी का नाम नरेंद्र अग्रवाल है यूपी में, मेरा भी है, सो कहीं ना कहीं नेम कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, आपकी मम्मी, नानी, दादा, दादी, जो फैमिली भारत में कहते हैं, फैमिली 7 जनरेशन की होती है। जब मैं पैदा हुआ जीरो डेट पे, तो मैंने पापा को देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा। दादा मेरे पापा 30 बरस के थे, दादाजी 60, और परदादा 90 बरस के। तो 3 जनरेशन मैंने देखे, तो वो मेरे फैमिली मेंबर थे। ऐसे ही जब मैं हो सकता 90 बरस का हूँ, 3 नीचे जनरेशन आए, तो टोटल 7 जनरेशन की एक फैमिली होती है। इसमें मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी, उनका परिवार भी मेरा परिवार होता है, तो एक कुटुंब होता है। उनके कुत्ते, बिल्ली, जो भी पेड़ हैं, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा भारत कहता कि मान लो किसी को मैंने वचन से बहन कहा, बेटा कहा, बेटी का, वो भी मेरा परिवार है। तो मन से, वचन से, कर्म से भी जो रिश्ते आते हैं वो परिवार हो। इस तरह से देखेंगे पूरी दुनिया एक परिवार है, तो 2 तरह की डेफिनेशन आती है। तो उस तरह से भारत देखता है, उसमें चीजें एक लोकल, एक इंटरनेशनल। थिंक ग्लोबल, एक्ट ग्लोबल, ईट लोकल, लिव लोकल, केयर फॉर नेबर्स। ये एक चीजें आती हैं। सर, जो अभी मोदी जी ने जैसे नारा दिया था पीछे कि वन नेशन वन इलेक्शंस, आपको नहीं लगता ये उसी डायरेक्शन पे चलते जा रहे हैं कि सारा कुछ एक ही तरह हो, सारे जो है प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये उसी डायरेक्शन पे काम होने की राह पे चल रहे हैं? मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि स्टेटमेंट ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, उनका सोच जो अभी जनता सोच रही है कि सारे स्टेट के, पंचायत के, मंडी के इलेक्शन एक साथ हों। मेरा निवेदन है कि सिर्फ एक ही इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट का, बाकी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। हो सकता है मोदी जी डायलॉग बोलते कम है। नहीं, मोदी मोदी की स्टेटमेंट होती है एक, उसको समझने के लिए भी 4-5 साल लग जाते हैं कि मोदी जी ने बोला क्या है। तो हो सकता है कि उन्होंने बोला वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही ये होगी बस सेटल के इलेक्शन हो गए, स्टेट इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है, इसे मैं डिबंक करने वाला हूँ। हो सकता है सर, ही इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑन इट, जो आज हम सजेशन दे रहे हैं उनके दिमाग में भी ये बात आई हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और मतलब आई फील हैप्पी। और नहीं होगी तो इस डिस्कशन के बाद जरूर जाएगी। वैसे हम मतलब काफी लोगों को अभी नहीं बोले हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही पहली बार बोल रहा हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ओनली पार्लियामेंट। यहाँ पे अभी थोड़ा सा और बोलेंगे कि इलेक्शन में कौन लोग वोट दे सकते, कौन खड़े हो सकते हैं, इस पर अभी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आज जो है, 18 वर्ष में आप सरकार चुनने के अधिकारी हो जाते हैं, 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं। 21 वर्ष में आप शादी के लायक होते हैं, 21 वर्ष से कम बच्चा शादी नहीं कर सकता। 25 वर्ष में दारू पी सकते हैं। मतलब जब दारू पीने का आपको अभी समझ नहीं आया है या आप डेवलप नहीं हुए, आप सरकार चुनने के अधिकारी हो गई, तो सरप्राइज है। तो इसकी एज बढ़नी चाहिए। भारत में कहते हैं कि जो वानप्रस्थ आश्रम में है, गृहस्थ नहीं, 48 से 75 वर्ष, वही सरकार चुने और वही सरकार चलाए। इसलिए जो बीजेपी ने 75 वर्ष का रखा है, वो मेरा भी सबमिशन था पहले। अगर आप मीता में देखेंगे तो कहाँ तक होने चाहिए, 75 वर्ष में रिटायर होने चाहिए लोगों को, ±3 ईयर। ये मैंने उसमें कहा है कि 6 साल कोई शुरू लेट किया तो 78 मैक्सिमम तक किसी को पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। उसके बाद संन्यास जरूरी है। उसके बाद वो टीचिंग में जा सकता है, टीचिंग पढ़ा है कि लीडर कैसे डेवलप। वोटिंग की एज भी 48 वर्ष के बाद शुरू होनी चाहिए, 18 वर्ष का कोई सेंस नहीं है।
तो इसमें ये सुधार भी जरूरी है साथ साथ चुनाव में, ये चुनाव में जरूरी है। ये सब सर अल्टरनेट इकोनॉमी में है बुक में, और मैं चाहूंगा नहीं, कि आप देख। मुझे मालूम है आपने ऑल्टरनेट इकोनॉमी जो बुक लिखी है उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है आपने। बट डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकल? ऐसे तो जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो अपने आप को बोलता है डेमोक्रेटिक और लिबरल और ह्यूमन राइट्स, वो बोलेंगे आपने तो ह्यूमन राइट जो है उनको छीन लिया। अगर आपने 48 ईयर्स की एज तक आपने बोल दिया कि भाई 30 साल और आपको वेट करनी पड़ेगी वोटिंग राइट्स मिलने के लिए, तो ये तो सर हल्ला हो जाएगा पूरी दुनिया में। ऐसा उनका सोचना है, क्योंकि पिछले 3000 वर्षों में फिर आऊंगा कि एक सक्सेस का ऐसा मंत्र दिया गया है, अप्पो दीपो भवा, अपने आप इंडिविजुअलिटी को प्रमोट किया गया है। एक हस्बैंड वाइफ भी एक और इकोनॉमिक आइडेंटिटी, सबको अलग अलग टैक्स बने। भारत कहता है परिवार है। क्या मैं अगर चुनाव करूंगा तो मैं बेटे का ध्यान नहीं रखूंगा, बेटी का ध्यान नहीं रखूंगा, या परिवार का? तो एक अलग अलग है सारे, इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। परिवार की परिभाषा अगर वेस्टर्न मानेंगे तब आप ये जुमला रख सकते हैं कि भाई ह्यूमन राइट क्या होंगे, समझ है, ये है। और अगर भारत की परिभाषा है परिवार की, तब 48 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये परिवार है, इसी तरह से चीजें चलनी चाहिए, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। तब जिनका काम जो है वो करें, और करे तो मतलब लफड़ा होता है। अब मुझे दाल रोटी की चिंता है, मुझे नौकरी करना है, कौन सरकार क्या है मुझे ध्यान ही नहीं है। 48 वर्ष के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तब मेरा काम समाज का है, मैं समाज देखूंगा। जब समाज को भी देखने लायक आ गए हैं तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। और पढ़ाना हो गया तो भारत में कहते हैं जो 96 वर्ष से ज्यादा होते हैं वो अतिथि कहलाते हैं, वो बसते कम है, उनके तिथि कोई नहीं, और वो गेस्ट है। गेस्ट नहीं कि कोई भी आ जाए, सो गेस्ट भारत में उसके बाद कहते हैं। तो एक अलग अलग उम्र में अलग अलग जिम्मेदारी है, उसको करना है। तो इस तरह से बिल्कुल चीजें। सही है सर। नहीं, जो आज मुद्दा था हमारा, मुद्दा था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इरेलीवेंट हो गई हैं, और जो इतना बड़ा तामझाम हमने इकट्ठा करके खड़ा कर लिया, इसका फायदा कम हो रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, वो भी किस कंट्री में जो अपने आप को एक गरीब कंट्री मानता है, और गरीब है भी है, अभी बहुत कुछ करने वाला बाकी है। उसमें हम हजारों लाखों करोड़ रुपए हर साल के खर्च कर देते हैं इलेक्शंस के लिए, इनकी देखरेख के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनको पालने के लिए। और ये पालकर क्या करते हैं वो हमने अपने कई स्टेट्स के अंदर देखा हुआ है। पूरे सिस्टम के अंदर पूरा सिस्टम जला सड़ा हुआ है, और शायद इसीलिए बीबीसी ने बोला था कि मोदी जी इस गले सड़े दीमक लगे हुए पेड़ को उखाड़ कर फेंकने में लगे हुए हैं, ताकि नए सिरे से एक शुरुआत की जाए। और जो आपने सुझाव दिया है कि अगर नए सिरे से काम शुरू करना है तो शायद स्टेट गवर्नमेंट्स को उठाकर फेंकना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो आपका सारा काम देखे कि आप सही चल रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। टैक्स कलेक्शन लोकल गवर्नमेंट करेगी, आधा खुद रखेगी, आधा वो सेंटर को देगी, ताकि हर जगह की जो जो जिम्मेवारी है ग्रो करने की, वो लोकल गवर्नमेंट की होगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। शायद मोदी जी उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, क्योंकि हर काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हो रहा है आज की डेट में। और इसीलिए कुछ ऑपोजिशन वाले बोलते भी हैं कि मोदी जी डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, सारी पावर सेंटर के पास है, स्टेट के पास नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं दिया जाता, सेंटर खुद ही लोगों के खाते में ट्रांसफर कर देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो कम हो गई है। शायद इसलिए दुख है, क्योंकि राजीव गांधी ने एक बार बोला था कि 85 पैसे जो है वो रास्ते में ही कोई खा जाता है। सर ये 85 पैसे रास्ते में खाता कौन है? जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट ही खाती है, सिस्टम में खा जाते हैं। नहीं तो कोई ना कोई तो क्वेश्चन करता ही करता है, और उसमें कोई इतने साल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, स्टेटमेंट गेट वैलिडेटेड कि हाँ ये चीजें हैं। तो उसको जो सिस्टम में है वो जरूरी नहीं है। और एक वैसे भी अगर देखें तो भारत की जो इकोनॉमिक था कि पहले पूरा पैसा खेती हम करते थे, और पैसे से बारिश होती थी इंग्लैंड में, लंदन में तरक्की होती थी। अब क्या जरूरी है कि पहले पैसा एक होम टाउन डिस्ट्रिक्ट सुदूर में झुमरी तलैया या पटना से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से वापस जाए, बीच में कोई ना कोई तो खाएगा ही खाएगा। तो पटना का पैसा पटना रख के जो बचे वो दिल्ली में दे दे आधा आधा, तब चीजें ज्यादा अच्छा है कि भाई लोकल पानी से लोकल में सिंचाई हो गई, फिर अब आगे दे दिया। अब पहले दिल्ली जाएगा सारा पानी, फिर दिल्ली से बटेगा, तो बीच में तो जितने थोड़ा सा हाथ तो आएंगे। भाप, नहीं भाप बन के उड़ जाएगा पानी थोड़ा सा।
भाप बन के कौन पी जाएगा, क्या होगा, यू नो बेटर, एंड पब्लिक यस आल्सो। यस यस यस। सो बिल्कुल सही है सर। ये सजेशन गवर्नमेंट के पास हम भी भेजेंगे कि भाई थैंक स्टेट थैंक यू। गवर्नमेंट्स जो आपने इतना बड़ा तामझाम बना के रखा हुआ है, इसकी जरूरत क्या है? इसमें लोगों का भला नहीं हो रहा। सर भले के तो ये हाल है कि पंजाब के अंदर जब एक लोकल एमएलए वहां पर 15 अगस्त को झंडा फहराने गया, उसे नेशनल एंथम भी नहीं आता था। और ये रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, कंट्री को, जिन्हें अपने कंट्री का नेशनल एंथम भी याद नहीं है। तो ये ऐसे तामझाम को रखकर करना भी क्या है? तो इसको सारे को अगर उखाड़ कर दोबारा नई सिरे से एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाकर हमें इस चीजों को बनाना पड़ेगा, अगर इस कंट्री को दोबारा से उसी राम राज्य की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है, जिसका सपना शायद महात्मा गांधी ने भी अपने बुढ़ापे में जाकर तो वो कुछ और हो गए थे, लेकिन शुरू में उन्होंने राम राज्य का एक सपना देखा था कि भारत राम राज्य होना चाहिए। उसके लिए पूरा कंट्री एक यूनिट अगर गांधी जी की के बारे तरह में एक बनेगा। चीज बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। गांधी जी जो भी लोग कहते हैं, बट गांधी जी हैज सेड ऑल थिंग्स व्हाट शुड नॉट बी देयर। क्या नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसकी व्याख्या बहुत की। क्या होना चाहिए वो नहीं दे पाए। जैसे वो वैसे ही है कि एलोपैथी खराब है, अल्टरनेट व्यवस्था हम नहीं दे पाए, तो बुढ़ापे में या कभी भी इमरजेंसी आती वो एलोपैथिक हॉस्पिटल पहुंच जाते। तो गांधी जी के साथ ये कमजोरी रही है, या जो भी समय नहीं आया हो, जो भी हो, कि हम बुराई तो कर रहे हैं कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन अल्टरनेट क्या हो। तो भगवान की कृपा से, आशीर्वादों से संतों की, ये अल्टरनेट इकोनॉमी आई है। एक पूरा का पूरा मॉडल है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। हो सकता है कि मैं इसमें एडिटर हूँ, लिखा वंदना चौधरी ने है, मेरी स्टूडेंट या कह सकते हैं, एडिट और गाइड मैंने किया है। तो ये निकल के आई है, और इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है जो जंगल में, जिनका नाम नहीं पता। तो सही वो सर। एक आपने आपने पहले बोला है कि ये मैं अपनी बुक सारी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आपकी जो ये बुक है ऑल्टरनेट इकोनॉमी का, जो आज पूरा हमने डिस्कस किया है, ये गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएंगे, और उसका लिंक भी आप प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे कि व्हाट इज दिस ऑल्टरनेट इकोनॉमी, कोई इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो पढ़कर उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या अपने भी आइडियाज आगे शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, दे कैन डू इट। मैं आपका ईमेल आईडी और आपके बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एंड जो सुन रहे हैं, ये आपके लिए कि बुक नरेंद्र अग्रवाल जी ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक वचनबद्ध है कि भाई मैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आप जाइए और इस देश को दोबारा से आगे लेके चाहिए। ये जो गरीब देश का टैग है, इसको खत्म करने के लिए जो भी प्रयास हम सब कर सकते हैं वो हम करेंगे। जो सजेशंस देने चाहिए वो हम दे भी रहे हैं। आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि कैसे जाके इसको इंप्लीमेंट करती है, कैसे सबको ऑन बोर्ड लेती है, ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, ताकि सभी एकजुट होकर एक ही बात बोले कि हमें इस कंट्री को आगे लेके जाना है। उसी के लिए ये प्रयास है कि ये इससे हम बहुत ज्यादा जो एक फॉल्ट लाइंस है कंट्री के अंदर, पैसा उड़ जाता है, पैसा बर्बाद होता है, वो सारा खत्म हो जाएगा और कंट्री तरक्की की राह पे चलेगी। सो अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत थैंक प्यार यू। से पूरी चीजों को समझाया है आपने। मजा आता है आपसे बात करके, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे इंटेलेक्चुअल लेवल पर इतने डीप थिंकिंग कर कर कुछ चीजों को बोलते हैं। आपने तो लिखा है, इसके ऊपर 10-15 साल की मेहनत है आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स, एंड होपफुली द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट some of our suggestions also. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. थैंक यू। नमस्ते। जय श्री राम।